हेलो एवरीवन। आज हम भारतीय राज्य व्यवस्था एवं शासन में जितने भी PYQ आए हैं, चाहे वो UPSC हो चाहे स्टेट PCS हो, ठीक है, इनमें हम ये देख लेंगे कि किस प्रकार की PYQ आए हैं, उन दोनों को हम सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, चलिए याद रखिए, जो PYQ होते हैं ये हमारा सबसे बड़ा गाइडर होता है। ठीक है, यही हमें गाइड करते हैं कि हमें किस मार्ग पर चलना है और यही हमें रास्ता बताते हैं आगे के लिए। ठीक है, चलिए तो पहले हम देखते हैं कि भारत का संवैधानिक विकास। तो संवैधानिक विकास यहाँ पे दो पार्ट में बांटा गया है। पहला है ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन हेतु पारित ब्रिटिश संसदीय अधिनियम, जो कि 1773 से 1853 तक पारित हुए हैं। 1773 से 1853 के बीच में इसको हम एक पार्ट में और बांट लेते हैं, जैसे कि 1793 तक। यहाँ तक जितने भी कानून वगैरह पारित होते थे उनको हम रेगुलेटिंग एक्ट कहते थे। ठीक है, और इसके बाद से लेकर 1853 तक इनको चार्टर एक्ट या अधिनियम वगैरह कहा जाता है। ठीक है, और 1858 से 1947 तक जो पारित हुए वो ब्रिटिश ताज के शासनाधीन पारित अधिनियम थे। ये ब्रिटिश संसद के थे और ये ब्रिटिश ताज के शासनाधीन थे। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स पढ़ लेते हैं। ब्रिटिश संसद के जो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट था, इसके द्वारा क्या हुआ था, जो बंगाल का गवर्नर था अब वो बंगाल का गवर्नर जनरल बन गया था। ठीक है, उसकी सहायता के लिए 4 सदस्यीय एक कार्यकारी परिषद भी बनाई गई थी और जिनका कार्यकाल कितना था, 5 वर्ष। इस टाइप का आपको क्वेश्चन मिल जाएगा। एक चीज़ और यहाँ पे बन जाती है कि पहला गवर्नर जनरल कौन था बंगाल का, तो वॉरेन हेस्टिंग्स थे। ठीक है, परिषद के मेंबर के नाम दिए हैं तो इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। चलिए इसमें आगे बात करते हैं। हाँ, एक चीज़ और है, जो गवर्नर जनरल को बंगाल में फोर्ट विलियम की प्रेसिडेंसी के सैनिक एवं असैनिक शासन का अधिकार दिया गया था। ये भी थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाएगा यहाँ पे। और जो मद्रास और बम्बई प्रेसिडेंसियाँ हैं ये इसके अधीक्षण भी थी। ठीक है, जो बंगाल का गवर्नर जनरल था उसके अधीन मद्रास और बम्बई, ये 2 प्रेसिडेंसियाँ इसके अधीन काम करती थी। आगे हम बात करते हैं 1774 ईस्वी में एक पिट्स इंडिया एक्ट आता है। ठीक है, इसके पहले भी आ जाता है 1781 में, इसी को 1773 के एक्ट के संशोधन को लेके। ठीक है, इसमें थोड़ा सा संशोधन होता है जिसको 1781 का एक्ट आता है, इसको बोलते हैं एक्ट ऑफ सेटलमेंट। ठीक है, सेटलमेंट की संज्ञा दी जाती है। इसके बाद आता है 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट। ठीक है, लेकिन उससे पहले हम बात करते हैं 1774 में जो उच्चतम न्यायालय है इसकी स्थापना होती है, जो कि कहाँ होती है, कलकत्ता में। बात आती है इसमें कितने न्यायाधीश थे, तो 1+3। ठीक है, 1+3 यानी कि एक मुख्य न्यायाधीश और 3 अन्य न्यायाधीश ये थे। अच्छा, इसमें एक बात और इम्पोर्टेंट है कि इस जो 1773 का एक्ट है, इसमें कुछ चीज़ और बता दे रहा हूँ। इसमें क्या था कि जो कंपनी के कर्मचारी थे इनको निजी व्यापार या फिर भारतीयों से उपहार लेना या रिश्वत लेना ये सब प्रतिबंधित कर दिया गया था। ठीक है, फिर हम बात करते हैं पिट्स इंडिया एक्ट की 1784 ईस्वी का। इसमें क्या हुआ था, राजनीतिक और व्यापारिक कार्यों को पृथक कर दिया गया। कैसे, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, बोर्ड ऑफ कंट्रोल और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर, BOD और COD, 2 निकाय बना दिए गए। जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल था वो क्या संभालता था, जितने भी पॉलिटिकल इश्यूज थे, सैन्य मामले, नागरिक मामले या फिर राजस्व मामले, ये सब संभालता था। और जो कंट्रोल कोर्ट ऑफ डायरेक्टर था ये व्यापारिक मामले संभालता था। ठीक है, हम बात करते हैं, ये लिखा हुआ है यहाँ पे बोर्ड ऑफ कंट्रोल। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं 1786 का एक्ट। इसमें भी कुछ ऐसे ही गवर्नर जनरल को विशेष परिस्थितियों में कुछ निर्णयों को निरस्त करने अथवा उनको लागू करने का अधिकार प्रदान किया गया। जो गवर्नर जनरल था उसको प्रधान सेनापति की शक्तियाँ भी प्रदान की गई, जैसे आज हमारे राष्ट्रपति को प्रदान है, तीनों सेनाओं का प्रमुख माना जाता है। ठीक है, अब आप बात करते हैं आगे कि इन दोनों अधिकार को देखो, यहाँ पे जो अधिकार मिले हैं कि किसी भी निर्णय को निरस्त कर देना या फिर सेनाओं की शक्तियों का अधिकार, तो ये ऐसा लेने वाला जो पहला गवर्नर था तो वो गवर्नर जनरल था, तो कौन सा है, लॉर्ड कॉर्नवालिस। ठीक है, फिर आता है 1793 का चार्टर एक्ट। इसमें क्या हुआ है
कि जो कंपनी का अधिकार था वो 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया था। ठीक। फिर आता है 1813 का चार्टर एक्ट। इसमें क्या हुआ, पहली बार भारतीयों को शिक्षा के लिए प्रति वर्ष 1 लाख रुपए खर्च करने को बंद किया गया। ठीक है, कि अब भारतीयों को आपको शिक्षा देना है, स्कूल खोलना है, कॉलेज खोलना है, तो इसके लिए 1 लाख रुपए सरकार खर्च करेगी। खर्च सरकार नहीं करेगी, मतलब हमसे ही पैसा लेके हम पे ही खर्च करेगी। ठीक है, कम ब्रिटिश खुद नहीं लाते थे, यहीं का पैसा यहीं पे खर्च करते थे और यहाँ से लेके भी जाते थे। ठीक। कंपनी के भारतीय व्यापार के एकाधिकार को समाप्त कर दिया, यानी कि केवल अब ईस्ट इंडिया कंपनी ही नहीं करेगी, और भी लोग कर सकते हैं, तो एकाधिकार को समाप्त किया। ठीक है, और चीन के साथ जो चाय के व्यापार पर उसका एकाधिकार बना रहा। देखो ये यहाँ तो एक चीज़ क्लियर रखी है कि चीन के साथ आप चाय का व्यापार कर सकते हो, चीन तथा चाय के साथ, चीन के साथ तथा चाय के व्यापार पर उसका एकाधिकार बना रहा। कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी है वो चाय और चीन के साथ अफीम का व्यापार होता था, तो ये उनका जो एकाधिकार है वो बना रहा, लेकिन और चीज़ों में इनका एकाधिकार समाप्त कर दिया गया। बात करते हैं 1833 के चार्टर एक्ट की। ठीक है, इसमें क्या हुआ है कि जो बंगाल के गवर्नर जनरल थे अब वो संपूर्ण भारत के गवर्नर जनरल बन गए। ठीक है, और इसमें एक चीज़ और यहाँ पे आ जाती है कि हाँ, पहले गवर्नर जनरल कौन थे भारत के, तो लॉर्ड विलियम बेंटिक। ठीक है, इन्होंने ही भारत का प्रथम गवर्नर जनरल होने का पदभार संभाला है। इसके बाद बात करते हैं कि जो देश की शासन प्रणाली थी इसका केंद्रीकरण भी होने लगा था, क्योंकि अब ये भारत के गवर्नर जनरल बन गए थे। और जो प्रेसिडेंसियाँ थी कौन कौन सी, मद्रास, ठीक है, यहाँ पे बम्बई हो जाएगी, ये प्रेसिडेंसियाँ इसके, और एक बंगाल, ये सब इसी के अधीन आ जाएंगी। ठीक है, क्योंकि ये भारत के हो गए हैं। ठीक है, इसमें एक चीज़ और जोड़ी गई थी, आपको याद होगा कि सिविल सेवाओं के लिए खुली प्रतियोगिता है ना, जो सिविल सेवक थे उनके लिए खुली प्रतियोगिता के लिए एक प्रयास शुरू किया गया, लेकिन जो COT था, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर, इसने क्या किया, विरोध किया, तो ये समाप्त हो गया, तो इसको फिर बंद कर दिया। लेकिन 1853 में उसी चीज़ को फिर से शुरू कर दिया जाता है। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। आगे बात करते हैं। हाँ, एक चीज़ और है कि 1853 में ही क्या बोलते हैं, जैसे आपका जो खुली प्रतियोगिता चालू होगी। ठीक है, जब खुली प्रतियोगिता शुरू होती है सिविल सेवाओं की, तो उसमें एक इनके लिए लॉर्ड मैकाले समिति बनती है। ठीक है, यहाँ देख लीजिए 1853 का चार्टर एक्ट, और इसमें क्या है, विधि निर्माण हेतु भारतीय केंद्रीय विधान परिषद की स्थापना हुई थी। इसमें सिविल सेवा की भर्ती एवं चयन की खुली प्रतियोगिता शुभारंभ किया गया था। यहाँ पे देख लीजिएगा। हाँ, यहाँ पे जो सदस्य की बात कर रहे हैं, कानूनी सदस्य, ये बनाए गए थे। ये आपके 1800 पहले ही आ जाएंगे, 33 में आ जाएंगे, क्योंकि आपको याद होगा कि शिक्षा के लिए पैसा दिया गया था पहले ही, तो एक लॉर्ड मैकाले तो वैसे चर्चा में आ गए थे, लेकिन 1853 में इनको वहाँ पे एक समिति बनाई जाती है, मैकाले समिति, याद रखिएगा, इसमें दिया नहीं है। चलिए, ये एक शॉर्ट रिवीजन था, इसको डिटेल मत समझिएगा, डिटेल में हम फिर कभी दूसरे वीडियो में बनाएंगे। चलिए, इसके आधार पर कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं कि क्वेश्चन कैसे पूछे गए हैं, उसके आधार पर ही हम निर्णय लेंगे कि हमें पढ़ना कैसे है, कैसे चीज़ों को समझना है, कैसे टैकल करना है मुद्दों को। ठीक है, तो हमारा पहला क्वेश्चन है, इसका आपने आंसर देख लिया, कोई बात नहीं, आगे छिपा दिया जाएगा। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम में कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हेतु प्रावधान किया गया। अभी हमने देखा 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। ठीक है, तो इसमें दिया गया है, आप पढ़ लीजिएगा, 1774 में स्थापना की गई थी सर्वोच्च न्यायालय की कलकत्ता में। और इसके मुख्य न्यायाधीश, हाँ, एक चीज़ और आ जाती है कि मुख्य न्यायाधीश कौन थे, तो एलिजा एम्पे। बाकी और न्यायाधीश का नाम पूछ लेते हैं, लेकिन आप फिलहाल कम से कम इनका तो याद रखिएगा ही। ठीक है, आगे हम बात करते हैं दूसरा क्वेश्चन की। दूसरा क्वेश्चन हमारा कहता है, सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो पहला जो ऑप्शन दिया है, कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा की गई थी, तो ये बात एकदम सही है। दूसरा है, लेमिस्टर इस न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे। तो आप बताइए, क्या लेमिस्टर इसके प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे? तो नहीं थे। कौन थे? एलिजा एम्पे थे, तो केवल एक ही होगा। ठीक है, आगे हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। इसमें सूची मिलान करनी है। पूछा क्या है, नियंत्रण परिषद की स्थापना, सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना। तो देखिए हम ये पकड़ लेते हैं, सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना 1773 के तहत, यानी कि बी का
वन हो जाएगा। आगे हम देखते हैं नियंत्रण परिषद की स्थापना, ठीक है, इसमें मिलेगा आपको। तो जो है नियंत्रण परिषद की स्थापना है, ये क्या हो जाएगा, पिट्स इंडिया एक्ट, ठीक है। तो इस तरीके से मिलान हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन मिल रहा है, बी का वन, तो बी का वन यहाँ है। ए का टू यानी पिट्स इंडिया एक्ट, ठीक है, और 3, 4 ये दोनों सेम है। इंग्लिश मिशनरियों को भारत में कार्य करने की अनुमति किस एक्ट के तहत मिलेगी, तो चार्टर एक्ट 1830। और गवर्नर जनरल की जो परिषद है इसमें कानूनी सदस्य की नियुक्ति कब हुई थी, तो चार्टर एक्ट 1833। जो हमने देखा था कौन थे कानूनी सदस्य, लॉर्ड मैकाले। यही आगे जाके खुली प्रतियोगिता में मैकाले समिति में गठन होता है इनके नाम से, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पे दिया है एक्सप्लेनेशन, आप इसको पढ़ लीजिएगा। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। इसमें ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप आंसर देख भी ले रहे हैं, कोई इशू नहीं है। हमारा काम ये है, हमें ये समझना है कि क्वेश्चन किस प्रकार से बनाए गए हैं टॉपिक को लेके, और वो हमें समझ में आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, जो टॉपिक हम पढ़ रहे हैं इससे क्वेश्चन कर पा रहे हैं सॉल्व कि नहीं कर पा रहे हैं, बस ये देखना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किससे या किन से भारत में अंग्रेजी शिक्षा की नींव पड़ी, ठीक है। तो किन किन से पड़ी है आप देख सकते हैं यहाँ पे। 1813 का चार्टर एक्ट, ये तो हमने देखा ही है, इससे पढ़ी है कि नहीं पढ़ी है, तो जी हाँ पढ़ी है। तो इसमें देख लेते हैं, 1813 का चार्टर एक्ट है, ठीक है। दूसरा जनरल कमेटी ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन 1823, इसमें प्राइस बढ़ा दिए गए हैं, ठीक है, ये भी है। और प्राच्य बिल एवं आंग्ल बिल विवाद, ये भी इसमें शामिल है। तो ये तीनों अंग्रेजी शिक्षा को बढ़ावा देने में नींव बनाने में हेल्प करते हैं। तो इसको देख लेते हैं एक्सप्लेनेशन में, ठीक है, ये दिया हुआ है, इसको देख लीजिएगा। और 7 मार्च 1835 को लॉर्ड मैकाले के प्रस्ताव स्वीकृत कर दिया गया था, और अंग्रेजी को उच्च शिक्षा का माध्यम बना दिया गया था। और जो भारत में जो आंग्ल शिक्षा समर्थक के नेता कौन थे, ट्रेविलियन थे, जबकि एच टी प्रिंसिप क्या थे, प्राच्य शिक्षा के समर्थक नेतृत्वकर्ता थे, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पूछा क्या है, किस अधिनियम के द्वारा ब्रिटिश संसद ने चाय और चीन के साथ व्यापार को छोड़कर ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ व्यापार के व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया। यानी कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी है अब केवल किन किन चीज़ों में व्यापार कर सकती है, इसके अलावा और दूसरा कोई नहीं कर सकता है, क्योंकि इसको एक अधिकार दिया गया है। तो कहाँ दिया गया था, एक तो चीन के साथ, दूसरा चाय का, चीन के साथ अफीम का, ठीक है। तो कौन सा चार्टर अधिनियम है, ये है 1813 का चार्टर अधिनियम, ठीक है, इसमें दिया हुआ है। और ये एक्सप्लेनेशन है, हमने कुछ इसमें करके ही रखा है। हाँ, एक चीज़ और भी याद रखिएगा कि 1833 का जो चार्टर एक्ट है, इसमें क्या हुआ था, कंपनी के समस्त व्यापारिक कार्य समाप्त कर दिए गए थे, और ये केवल अभी एक प्रशासनिक यानी राजनीतिक संस्कार करने ही तक सीमित हो गई थी। ये भी इम्पोर्टेंट हो जाता है थोड़ा एग्जाम के परस्पेक्टिव से। आगे हम बात करते हैं, एक क्वेश्चन है जो कि यूपीएससी 2019 में पूछा गया है, ठीक है। चार्टर एक्ट 1813 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। चलिए विचार करते हैं। इसने भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापार एकाधिपत्य को, चाय का व्यापार तथा चीन के साथ व्यापार को छोड़कर समाप्त कर दिया। यानी कि हाँ, ये सब है, ये बात सही है कि चाय और चीन के साथ व्यापार को छोड़कर बाकी इनका एकाधिकार समाप्त कर दिया था। इसने कंपनी द्वारा अधिकार में लिए गए भारतीय राज्य क्षेत्रों पर ब्रिटिश राज क्राउन की संप्रभुता को सुदृढ़ कर दिया। ये बात भी सही है। भारत का राजस्व अब ब्रिटिश संसद के नियंत्रण में आ गया। अभी इतनी जल्दी कैसे आ जाएगा, ठीक है, तो ये गलत है, केवल इसके एक और दो ही सही होंगे, ठीक। आगे देखते हैं, ये इसमें थोड़ा एक्सप्लेनेशन दिया है, क्योंकि 1813 में ही 20 वर्षों के लिए इसका बढ़ा हुआ था, तो फिर कैसे हो जाएगा, ठीक है। और ये जो राजस्व की बात कर रहे हैं, तो क्या होगा, जब 1858 ईस्वी में जो एक्ट आता है, यानी जब ब्रिटिश ताज के हाथों में पूरी की कमान आ जाती है, तब ये भारत का राजस्व यहाँ पे सीधा नियंत्रण में आ जाता है, और जिसमें ब्रिटिश कैबिनेट मंत्री के अधीन एक सेक्रेटरी ऑफ स्टेट का पद, जिसे भारत सचिव बोलते हैं, ये पद सृजित हो जाएगा। तब जाके ये इसकी सहायता पाने के लिए काउंसिल ऑफ इंडिया का भी गठन किया जाता है, तब जाके राजस्व का प्रशासन मिलता है और राजस्व एकाधिकार को मिल जाता है, ठीक है। तो हम समझ लिया है। अगले हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। किस अधिनियम ने भारतवासियों को अपने देश के प्रशासन में कुछ हिस्सा लेना संभव बनाया है, तो ये कौन सा अधिनियम है, इसको जल्दी से देख लेते हैं।
तो कौन सा एक्ट होगा ये? 1833 का चार्टर एक्ट। ठीक है, इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। तो चार्टर एक्ट 1833 की धाराओं में सबसे महत्वपूर्ण धारा क्या है? 87 धारा नहीं पूछेगा, बस एक्ट में पता होना चाहिए कि किसी भी भारतीय अथवा क्राउन की देशज प्रजा को अपने धर्म, जन्म स्थान, वंशानुगत क्रम, वर्ण तत्व इनमें से किसी एक कारणवश कंपनी के अधीन पद अथवा सेवा के अयोग्य नहीं माना जा सकेगा। कालांतर में राजनीतिक आंदोलन में 1833 एक्ट की यह धारा प्रशासन भागीदारी हेतु मुख्य आधार बनी है। अच्छा, इसलिए ये धारा इंपॉर्टेंट हो जाती है क्योंकि ये अभी वर्तमान में काम में आ गई है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अब यहाँ से ब्रिटिश ताज के जो शासनाधीन पारित अधिनियम है, यानी कि 1853 के बाद के। ठीक है, तो इनको हमें बाद में देखना पड़ेगा क्योंकि वीडियो थोड़ा बड़ा हो जाएगा। तो हम दूसरे वीडियो में 1858 के बाद के जो भी अधिनियम है उनको हम देख लेंगे और उससे संबंधित जितने भी PYQ आए हैं उनको देख लेते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू।